नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपन ने पिछले वीडियो के अंदर भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों का वर्गीकरण किया था और अपन ने पहले वर्गीकरण जो साहित्यिक स्रोत है और उसके अंतर्गत आने वाला जो पहला वर्गीकरण है धार्मिक साहित्य, उसकी चर्चा भी की थी। आज अपन उससे आगे चलते हैं धर्मेतर साहित्यों के अंतर्गत। पहली तो बात आती है धर्मेतर साहित्य होते क्या है। धर्मेतर साहित्य धर्म प्लस इतर से बने हुए हैं, यानी धार्मिक साहित्यों के अलावा जितने भी ग्रंथ होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, धर्मेतर साहित्यों के अंतर्गत आते हैं। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य की अगर मैं बात करूं तो उसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में। पहले ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरे विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, तीसरे क्षेत्रीय साहित्य और चौथे नंबर पर आते हैं विदेशी विवरण। पहले नंबर पर आता है आपके ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और 4 नंबर पर आता है विदेशी विवरण। इनकी अगर संक्षेप में बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर किसी शासक या किसी वंश या किसी स्थान क्षेत्र के बारे में लिखा जाएगा। ये विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों के अंदर अपने लेखक के द्वारा शुद्ध रूप से साहित्यिक वर्णन किया जाएगा। क्षेत्रीय साहित्य किसी न किसी क्षेत्र की भाषा के अंदर लिखा जाएगा, जैसे तेलुगु, तमिल या राजस्थानी भाषा के अंदर। विदेश से आए हुए यात्रियों और विदेशी आक्रमणकारी जो यहाँ के आत्मसात होकर रह गए हैं, उनके जो विवरण रहेंगे वो विदेशी विवरण कहलातेंगे। अब आज स्टार्ट करते हैं अपन ऐतिहासिक ग्रंथों से। इनका संक्षेप के अंदर देखेंगे कि वास्तविक रूप से है क्या, कैसे ग्रंथ है। पहला पॉइंट आएगा आपके ऐतिहासिक साहित्य या ग्रंथ। देखो, वैसे तो ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन अपन यहाँ पर 4-5 ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर होता क्या है। ये किसी न किसी शासक के द्वारा संरक्षित किए हुए लेखक के द्वारा लिखे गए होते हैं। शासक के द्वारा संरक्षित लेखक होगा, वो लिखेगा तो शासक के बारे में अच्छी बातें लिखेगा। साथ ही किसी वंश के बारे में भी लिखा जाएगा, इसके अंदर किसी स्थान क्षेत्र के बारे में, विशेष क्षेत्र के बारे में भी लिखा जाएगा। तो प्रमुख रूप से अगर ऐतिहासिक ग्रंथों को देखें तो ये किसी न किसी शासक के द्वारा संरक्षित रूप से लिखे जाते हैं। कौन कौन से ग्रंथ है इसके अंतर्गत आने वाले ग्रंथ है, जैसे कल्हन की राजतरंगिणी है, विलन की विक्रमांक देव चरित्र है और अपने कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। इसके अलावा नयचंद की हमीरदेव महाकाव्य है, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र है और जैन की पृथ्वीराज विजय है। देखो एक बार वापस, कल्हन की राजतरंगिणी, विलन की विक्रमांक देव चरित्र, चाणक्य। अब यहां पर इसको चाणक्य भी कह दो या विष्णुगुप्त भी कह दो या कौटिल्य भी कह दो, तीनों एक ही व्यक्ति, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इसकी अर्थशास्त्र, बाणभट्ट हर्ष चरित्र, नयचंद की हमीरदेव महाकाव्य और जयानक की पृथ्वीराज विजय।
अब देखो ज्यादातर कंफ्यूजन कहां पर रहता है, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो के बीच में। पृथ्वीराज विजय है ये तो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, और पृथ्वीराज रासो रहेगा वो आपके रहेगा क्षेत्रीय साहित्य ग्रंथों के अंतर्गत आएगा, जो अपन क्षेत्रीय ग्रंथों की आगे बात करेंगे उसके अंदर आएगा। उसके लेखक रहेंगे चंद्रबरदाई, और पृथ्वीराज विजय के लेखक है जैनक। तो ये पृथ्वीराज विजय है जो जैनक के द्वारा लिखित है, वहां पर क्षेत्रीय साहित्य के अंदर आएगा पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक है चंद्रबरदाई, और वो कौन सा ग्रंथ है, क्षेत्रीय ग्रंथ है। अब इनके अंदर देखेंगे जैसे कलन है, इसके अंदर किस, ये राजतरंगिणी के अंदर किसका वर्णन आया है, कश्मीर का भी वर्णन आ रखा है, कुछ राजवंशों का भी वर्णन आ रखा है, किसी न किसी शासक के द्वारा यहाँ पर इसे संरक्षित किया गया है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं, किसका वर्णन आ रखा है भाई, मौर्य काल का वर्णन आ रखा है, इसमें मौर्य काल का वर्णन आ रखा है। हर्ष चरित्र में वर्धन वंश का वर्णन आ रखा है, और हर्षवर्धन के बारे में बता रखे हैं। हम्मीरदेव के बारे में नैचन सूरी की हम्मीरदेव महाकाव्य, और जैनक पृथ्वीराज के अपने पृथ्वीराज है तृतीय, उनके बारे में बता रखा है पृथ्वीराज विजय। तो किसी न किसी शासक के या किसी न किसी वंश के बारे में बता रखा है, उन ग्रंथों को किसके अंदर रखेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर। एक बार वापस रिवाइज करते हैं, कलन, ये बहुत बार पूछा जाता है, कलन की राजतरंगिणी आपको एक तरफ दे दिया जाएगा पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ आपको मिलान करना रहेगा। कलन, राजतरंगिणी, विलन की विक्रमांक देवचरित्र, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य तीनों एक ही नाम है। इसकी अर्थशास्त्र, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, नैचंद की हम्मीरदेव महाकाव्य, और जैनक की पृथ्वीराज विजय। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलो अब अपन आगे चलते हैं इसके दूसरे भाग के अंदर, जिसके अंतर्गत आएगा विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यक ग्रंथ। इन विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, जो विशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, जिसमें किसी शासक के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, किसी वंश के बारे में नहीं लिखा है, यानी ये विशुद्ध रूप से साहित्यिक भाषा के अंदर लिखे गए ग्रंथ होते हैं, उन्हें विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों के अंतर्गत रखा जाता है। कौन कौन से हैं, देखो एक तो है आपके पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पतंजलि की महाभाष्य है, और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, कालिदास की मालका अग्निमित्र है। इन सब से हमारे को इतिहास की भी जानकारी मिलेगी, लेकिन ये लिखे कैसे गए हैं, विशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, जिसमें शूद्रक का मत्स्यकटिकम है, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा भी है, विष्णुदत्त शर्मा की पंचतंत्र है, और अमर सिंह का अमरकोश है। ये जो भी मैंने अभी ग्रंथों के नाम बताए हैं, इनमें से ज्यादातर ग्रंथ गुप्त काल के अंदर लिखे गए हैं। एक बार वापस अपन देखते हैं कौन कौन से ग्रंथ आएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य, कालिदास की मालविकाग्नि मित्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, शूद्रक की मत्स्यकटिकम, और अमर सिंह की अमरकोश। ये सारी विशुद्ध, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो विशुद्ध साहित्य ग्रंथों के अंतर्गत लिए जाते हैं, लेकिन अपने को ये मुख्य रूप से इतने ही ग्रंथ याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है, कालिदास की मालविका अग्निमित्र है। इन सभी के अंतर्गत इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी, प्लस ये विशुद्ध साहित्य ग्रंथ है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, यह पहला आधिकारिक कानूनी ग्रंथ था
ये पहला आधिकारिक कानूनी ग्रंथ था मिताक्षरा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कहानियां अपन सुनते ही हैं। शूद्रक की मत्स्यकटिकम और अमर सिंह की अमरकोश, ये एक बहुत बड़ा शब्दकोश था। तो ये सारे ग्रंथ हैं किसके अंतर्गत आएंगे? विशुद्ध साहित्य ग्रंथों के अंतर्गत आएंगे। अगला जो अपन भाग लेते हैं वो आएगा आपके क्षेत्रीय साहित्यों के अंतर्गत। क्षेत्रीय साहित्य क्या होते हैं? क्षेत्रीय साहित्यों के अंतर्गत क्या होता है? वो क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत लिखित ग्रंथ या क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत लिखित साहित्य होते हैं, जिनके द्वारा हमें इतिहास की भी जानकारी प्राप्त होती है। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत स्थानीय भाषा के अंदर जो लिखे गए साहित्य होंगे वो आएंगे, जिसके अंदर जैसे तमिल भाषा के अंदर लिखे गए साहित्य हैं, तेलुगु भाषा के अंदर लिखे गए साहित्य हैं, या राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे गए साहित्य हैं। तमिल भाषा के अंदर जो लिखे गए साहित्य हैं उन्हें संगम साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम साहित्य। और इन संगम साहित्यों के प्रणेता है अगस्त्य ऋषि। एक बार देखो वापस अपन देखते हैं तेलुगु भाषा के साहित्य, तमिल भाषा के साहित्य। इन तमिल भाषा के साहित्य को कौन से साहित्य कहते हैं? संगम साहित्य भी कहते हैं। और इन संगम साहित्यों के प्रणेता कौन है? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि है। किसके प्रणेता है? संगम साहित्य के। किसे कहा जाता है? तमिल भाषा के साहित्य। या अपन ये भी कह सकते हैं अपने राजस्थानी भाषा के साहित्य। राजस्थानी भाषा के साहित्य। राजस्थानी भाषा के साहित्यों में अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पृथ्वीराज रासो की बात की थी। ये लोग पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज जो रासो है अपन ने उस समय चर्चा की थी। पृथ्वीराज विजय जो जयानक के द्वारा लिखा गया है वो कौन से साहित्यों के अंदर आएगा? वो आएगा ऐतिहासिक साहित्यों के या ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत आएगा। और जो पृथ्वीराज विजय है जो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। तो कौन सी क्षेत्र के अंदर आएगा? क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्षेत्रीय साहित्य का मतलब हो गया क्षेत्रीय भाषा के अंदर लिखे गए साहित्य। इसके अलावा एक और है वंश भास्कर। किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है। ये राजस्थानी भाषा की साहित्य। इसके अलावा बहुत सारी भाषाओं में साहित्य बनाए गए हैं। वो सारे के सारे साहित्य कौन से क्षेत्र के अंदर आएंगे? क्षेत्रीय साहित्यों के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अपन ने चौथा पॉइंट लिया था, वो लिया था विदेशी विवरण का। चलो उसके बारे में भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो विदेशी विवरणों के अंतर्गत वो साहित्य आएंगे या वो ग्रंथ आएंगे जो विदेशियों के द्वारा लिखे गए हैं। या तो विदेशी यात्रा वृत्तांत है, या विदेशी आक्रमणकारी है, या विदेशी आक्रमणकारी आत्मसातीकरण करके यही का हो गया है। वो सारे ग्रंथ किसके अंतर्गत आएंगे? विदेशी साहित्यों के अंतर्गत आएंगे। देखो विदेशी साहित्य, या मैं इसको कह सकता हूं विवरण। ठीक है, अब इनके अंदर भी देखो कौन कौन से। जैसा पहला आता है आपके यूनानी। सबसे पहले भारत में आने वाले यूनानी थे। अपन ने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। कौन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय? एक आया था भाई मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसके अंदर भारतीय इतिहास की जानकारी अपने को प्राप्त होती है। इसके अलावा एक टामली है, इसने भूगोल की रचना की है, जिसमें भी भारत के इतिहास का या भारत के भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। और अपन तीसरे के नंबर पर लेते हैं प्लिनी। इसने भी इतिहास लिखा है, विश्व का इतिहास भी इसने लिखा है, जिसके अंतर्गत भी अपने भारत का वर्णन आ रखा है। तो ये तीन यूनानी साहित्य है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से अपने को यही याद रखने हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर आने वाले थे चीनी। कौन कौन आए थे? प्रमुख रूप से अपन 2 की बात करते हैं। कौन कौन से हैं? फायान और ह्वेनसांग।
फायान आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यानी गुप्त काल के अंदर आया था, और ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल के अंदर। इस ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। देखो कौन कौन है एक बार, सबसे पहले है फायान, किसके काल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के अंदर आया था। इसका प्रसिद्ध है यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो दूसरा चीनी यात्री था वो था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन के समय। इसकी पुस्तक का नाम, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शियुकी। क्या नाम है, शियुकी। किसकी पुस्तक है, ह्वेनसांग की पुस्तक है। इस ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते थे। क्या कहते थे, यात्रियों का राजकुमार। किसके काल में आया, हर्षवर्धन के काल में आया। इसके अलावा एक तिब्बती भी है अपने ग्रंथ, तारानाथ। इन्होंने भी 2 ग्रंथ की रचना की है, कंग्यूर और तंग्यूर। इसमें भी, ये तिब्बती ग्रंथ है, इसमें भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है, भारतीय इतिहास का ये भी एक स्रोत है। इसके अलावा जो चौथे आए थे वो थे आपके अरबी। इनमें सबसे प्रमुख है अल बरूनी। अल बरूनी इसने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तारीख ए हिंद। अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तारीख ए हिंद। एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यूनानी लेखकों के अंदर या यूनानी साहित्य के अंदर अपने को 3 किताबें याद रखनी है, मेगिस्थनीज की इंडिका, टामली की भूगोल और प्लिनी की इतिहास। इसके बाद में चीनी यात्रियों के बारे में आएगा। चीनी में 2 यात्री है, फायान और ह्वेनसांग। फायान किसके काल के अंदर आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इसने भी यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसमें भारत का वर्णन है। इसके अलावा ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। H फॉर ह्वेनसांग और H फॉर हर्षवर्धन, ये अपने को याद रखना है। बहुत बार पूछ लिया जाता है ह्वेनसांग किसके काल में आया था, अपने को चंद्रगुप्त द्वितीय भी ऑप्शन में मिलेगा और अपन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त भी मिलेगा तो अपने को लगता है 2 चंद्रगुप्त आए तो हो सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया होगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है शियुकी और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। उसके बाद में तिब्बती तारानाथ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंग्यूर और तंग्यूर लिखे थे। ये पुस्तकें हैं अरबी साहित्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी इसने तारीख ए हिंद लिखी। ये अपना धर्मेंद्र साहित्यिक ग्रंथ पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में अपन वंशावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है जिससे जो पढ़ाई की मुख्य धारा से वंचित हो चुके छात्र हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, जिससे हमारा कार्य जो शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है ये सफल हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, विद्यार्जन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।